विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सम संख्या तथा विषम संख्या के बारे में जाना था और उसका डैश वर्क यानी होमवर्क भी हमने किया था। अगर वो वीडियो और डैश वर्क आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो देखें। वीडियो में मैंने बताया है कि आपको डैश वर्क कैसे मिलेगी। तो देखो, इस वीडियो में हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा यानी एग्जैक्ट विभाजक यानी डिवीज़र होता है। विभाजक का मतलब जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, वो जितनी भी संख्याएं होगी वो उस संख्या की क्या होगी, गुणनखंड। नहीं समझ में आया? चलो अब समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि बताओ कि एक संख्या है मेरे पास 3, इस 3 में किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप जरूर कहोगे कि भाई जिस संख्या का भी हमें भाग देना है वो उस संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बड़ी संख्या का तो इसमें भाग जाने वाला है नहीं। तो 3 से छोटी छोटी कौन कौन है? तो आप कहोगे 3 से छोटी एक तो 1 है, तो हम 3 में 1 का भाग देंगे। अब 1 की टेबल यानी कि 1 का पहाड़ा क्या होता है? तो होता है 1 2 3 4 5। समझे आप? ये 1 का पहाड़ा यानी 1 की टेबल होती है। तो 1 की टेबल में कितनी बार बोलूँगा कि 3 आए, तो आप कहोगे 1 2 3 यानी 3 बार हम बोलेंगे इसको। तो 3 में से 3 गया, कितना बचा? 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ने इस 3 को पूरा पूरा क्या किया, विभाजित किया, डिवीज़र किया। इसलिए मैं कहूँगा कि इस संख्या 3 का एक क्या है, गुणनखंड है। यानी क्योंकि इसने इसको पूरा पूरा विभाजित कर दिया, और जो जिसको पूरा पूरा विभाजित करता है वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। अच्छा, अब 2 को देखते हैं, क्या 2 भी 3 को विभाजित करेगा? तो 2 की टेबल होती है 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, पीछे कितना बच गया? 1। लेकिन ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर शेषफल 1 बच गया। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है, क्योंकि वो 3 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रही है, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो 2 इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब 3 में 3 का भाग तो जाएगा, है ना? तो 3 से छोटी या 3 के बराबर संख्याओं का हम भाग से दे सकते हैं। तो 3 एकम 3 यानी 3 1 जा 3, कितनी बार भाग गया? एक बार, और पूरा पूरा भाग गया, एग्जैक्ट भाग गया, है ना? इसका मतलब 3 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो जो संख्या किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा क्या होता है, विभाजक होता है। तो मैंने यहाँ 1 से 10 तक संख्या ली है, इसकी कौन कौन सी संख्या है जो उसको भाग देती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 का गुणनखंड, तो 1 का गुणनखंड क्या आया? 1। कहने का मतलब है कि 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 1 1 जा 1 यानी 1 एकम 1, 1 में से 1 गया 0। अब क्या 1 में हम 2 का भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। इसका मतलब 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जाएगा, इसलिए 1 का गुणनखंड क्या है? सिर्फ 1 है। ओके, अब 2 को देखते हैं। तो 2 में हम एक तो 1 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 1 की टेबल क्या है, 1 2 3 यानी 1 का तो सब में भाग जाएगा, ये आप मान के चलो। तो हम भाग देंगे 1 2, 2 बार गया, 2 में से 2 गया 0, है ना? यानी 2 का गुणनखंड 1 है ना? फिर 2 का गुणनखंड 2 भी है, क्योंकि 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, है ना? तो 2 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। अब हम इससे पता लगा सकते हैं, एक बात तो कंफर्म हो गई। कंफर्म क्या हुई? आपको जो भी संख्या लेनी है, जैसे आपने कहा कि भाई मैंने लिया 51, ठीक है, तो उस संख्या में 1 का तो पक्का भाग जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाग देते जाओ, पहाड़ा बोलते जाओ, खत्म ही नहीं होगा, है ना? तो 1 का तो सब संख्या में भाग जाता है। तो देखो यहाँ पर 1 का तो सबका भाग गया, यानी 1 तो सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। और वो खुद संख्या यानी स्वयं, स्वयं भी क्या होती है, खुद का एक गुणनखंड होती है, क्योंकि स्वयं में स्वयं का पूरा पूरा एक बार भाग जाता है ना? तो देखो 3 में 3 का भाग जाएगा, है ना? यानी खुद का भाग भी जाएगा, तो ये भी इसका गुणनखंड हो गया। इसके अलावा किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब 4 को पकड़ते हैं। तो देखो 4 में जो है 1 का भाग जाएगा,
4 में 2 का भाग भी जाएगा और 4 में 4 का भाग भी जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड आए? इसके 3 गुणनखंड आए, 1, 2 और 4। ठीक है। 5 के गुणनखंड 1 और 5, तो 1 जो 5 है उसमें 1 का भाग तो पक्का जाएगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। फिर 5 में क्या 2 का भाग जाता है क्या? तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे कितना बच गया? 1, है ना। तो पीछे 1 बच गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो 2 इसका क्या है? गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ 2 नहीं आया। 3 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 3 भी इसका गुणनखंड नहीं है। 4 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 5 का भाग इसमें जाएगा। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक बात और मैं पता करता हूँ, यहाँ हमें बार बार भाग देने की जरूरत नहीं, हम सीधा पता कर सकते हैं। कैसे? कि जिसके पहाड़े में जो संख्या आएगी उसमें उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। पहाड़ा मतलब टेबल, जिसकी टेबल में जो संख्या आएगी उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 7 1 के पहाड़े में आता है, 7 7 के पहाड़े में भी आता है, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, इसलिए इसमें 7 का भाग जाएगा। बाकी किसी के पहाड़े में, किसी की टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए 7 के केवल 2 गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा 7। फिर उसके बाद 8 के गुणनखंड, तो देखो 1 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आया, इसलिए 2 भी इसका गुणनखंड है। 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आया ना, इसलिए ये भी इसका गुणनखंड है। तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं, आप सीधा पता करो कि इसके पहाड़े में वो संख्या आती है या नहीं। अगर 8 के पहाड़े में 8 आता है तो इसका मतलब 8 इसका गुणनखंड है, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, यानी ये भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। अब हम बात करते हैं संख्या 9 की। तो संख्या 9 किस किस के पहाड़े में आता है? तो संख्या 9 1 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में तो सब आता है ना। फिर 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 या 9 आया ना। इसका मतलब 3 भी 9 को पूरा पूरा विभाजित करता है, ये भी इसका गुणनखंड है। और 9 के पहाड़े में भी 9 आता है, इसलिए 9 भी इसका गुणनखंड है। फिर 10 के पहाड़े में कौन कौन आता है? तो 10 के पहाड़े में 1 आता है, 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, 5 के पहाड़े में भी 10 आता है और 10 के पहाड़े में भी 10 आता है। तो इसके गुणनखंड कितना है? 4 गुणनखंड है। इसी प्रकार आप 11 के, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के सारों के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। तो अब समझ में आया ना गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या के पहाड़े में आती है ना। तो गुणनखंड वह संख्या होती है, जैसे इस संख्या का हमें गुणनखंड चाहिए, तो इसको कौन कौन विभाजित कर सकता है ना, किस किस के पहाड़े में वो संख्या आती है, तो वो सभी उसका क्या होती है? गुणनखंड होती है। बात समझ में आई? अब हम उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है, इन सभी उदाहरणों से हम कुछ बातें जान चुके हैं। क्या बातें जान चुके हैं? तो पहली बात तो ये जान चुके हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड उससे कम या उसके बराबर होता है। चेक करो, 1 का गुणनखंड 1 है ना, या 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए, तो 1 के बराबर है। 2 तो 2 से कम है 1 और 2 के बराबर है 2। 3 से कम है 1, 3 के बराबर है 3। 4 से कम है 1 2 और 4 के बराबर है 4। यानी किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा वो उससे या तो कम आएगा या उसके बराबर आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। जैसे अगर आप कहोगे 7 के गुणनखंड, तो 7 से बड़ा कभी नहीं आएगा, 7 से छोटा ही आएगा। बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट देखो, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा, चाहे कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे आपने ले ली 63, तो 63 जो है उस संख्या का एक क्या है? गुणनखंड है, क्योंकि 1 की टेबल में 63 आता है। ठीक है, तो एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या 1 के अलावा कम से कम, ये हटा दो इसको, कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या 1 के अलावा कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, वो होता है 1 और स्वयं संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का, अब एक बात तो फिक्स आपको बांधनी है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 के अलावा छोड़ दो, ये काट दो इसको। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड तो पक्के आने। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 के अलावा, यानी ये जो संख्या 1 है इसका केवल 1 गुणनखंड आएगा। बाकी जितनी भी संख्या आएगी ना, उसके सारे के सबके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे। आप देख लो, 1 का केवल 1 गुणनखंड आया, बाकी सभी संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आए। बात समझ में आई? तो 1 को अगर अपन छोड़ दे, 1 के अलावा कोई भी संख्या ले ले, उसके कम से कम 2 गुणनखंड आएंगे। वो क्या होगा? 1 तो सब में आएगा, ठीक है, दूसरा स्वयं भी सब में आएगा। देखो
इसमें 1 आया, खुद भी आया, स्वयं यानी खुद। 3 में 1 आया, खुद भी आया। 4 में 1 आया, खुद भी आया। 5 में 1 आया, खुद भी आया। तो 2 गुणनखंड तो आपको प्रत्येक संख्या में पक्का मिलने वाले, एक तो स्वयं और एक 1। बात समझ में आई? चलो अगला पॉइंट देखो। एक संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। जो भी संख्या हम ले ले, जैसे मैंने ले लिया 12, तो 12 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, कैसे पता करेंगे? 12 किस किस की टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है? तो 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। तो इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या सीमित है ना, यानी हम इनको गिन सकते हैं। सीमित का मतलब गिन सकते हैं। कितनी संख्या टोटल? 1 2 3 4 5 6, इसके 6 गुणनखंड आए। कितने गुणनखंड आए? 6 गुणनखंड आए। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम सीमित बोलते हैं। तो कोई भी संख्या होगी, उनके गुणनखंड क्या होते हैं? सीमित होते हैं, उनको हम आराम से गिन सकते हैं। बात समझ में? तो गुणनखंड से संबंधित ये सारी चीजें मैं ये आपको बता चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं गुणज यानी मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो किसी संख्या को, कोई भी संख्या ले लो आप, XYZ कोई भी संख्या, ठीक है। किसी संख्या को प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या क्या होती है मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आपको सब कुछ गणित में समझ में आए, आपकी जो गणित की कमजोरी है वो दूर हो जाए, है ना। तो किसी संख्या को जब हम प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक खत्म होती है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक खत्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। तो किसी संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा कराने पर, किसी संख्या को जब हम प्राकृत संख्या से गुणा कराएंगे, यानी कोई भी संख्या, जैसे मैंने 3 ले ली, तो 3 को पहले किससे गुणा कराओ? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इन सभी संख्याओं से गुणा कराओ, है ना। तो किसी संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा कराने पर जो गुणनफल यानी जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, है ना, जो भी गुणा करने पर जो भी संख्या मिलेगी, जैसे मैंने 3 को 1 से गुणा किया तो 3 1 जा 3, कितना मिला? 3 मिला, है ना। तो जो भी संख्या आपको मिलेगी गुणा कराने के बाद में, वे सभी गुणनफल, है ना, जो भी संख्या आपको मिलेगी वे सभी गुणनफल उस संख्या के क्या होंगे? गुणज होंगे। उस संख्या के क्या होंगे? गुणज होंगे। जैसे मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 को 1 से गुणा कराऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1। 1 को 2 से, अब 2 से कराएंगे, फिर 3 से, 2 से कराएंगे तो कितना मिलेगा? 2। 1 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 मिलेगा। 1 का 4 से गुणा कराने पर 4 प्राप्त होता है ना। तो कुल मिला के हमारा पहाड़ा बन रहा है, हमारी टेबल बन रही है। बात समझ में आई? 1 2 3 4 क्या है? एक टेबल है। तो ये 1 के 5 गुणज अगर हमें लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 2 के 5 गुणज लिखने हैं, केवल 5 अपन लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की टेबल हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाएं 20। फिर 10 के बाद भी हो सकता है। 2 × 11 कितना हो जाएगा? 22। 2 × 13, है ना, कितना हो जाएगा? 26। 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो ऐसे अनंत हो सकते हैं, ऐसे अनंत हो सकते हैं, अनंत गुणज हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 को मैं 50 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? 100 भी क्या है? 2 का गुणज है ना। अब 3 के 5 गुणज, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, इसके आगे भी आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं गुणज। तो जब हम किसी भी संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं और जो भी हमें प्रोडक्ट यानी गुणनफल मिलता है, उन सभी गुणनफलों को हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। बात समझ में आई? अब इन उपरोक्त उदाहरणों से हमें क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 1 का गुणज है। कोई भी संख्या ले लो, 2 भी क्या है? 2 का गुणज है, खुद का गुणज होती है। कोई भी संख्या खुद का गुणज होती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होती है, प्रत्येक संख्या 1 का भी गुणज होती है। बात समझ में आई? यानी कोई भी संख्या ले लोगे आप, वो क्या होती है? 1 का गुणज। क्यों भाई? 2 भी 1 का गुणज है, 3 भी 1 का गुणज है, 4 भी 1 का गुणज है, 50 भी 1 का गुणज है, 1000 भी 1 का गुणज है। तो कोई भी संख्या 1 का गुणज होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है? देखो अगला पॉइंट है
एक संख्या के असीमित गुणज होते हैं। असीमित का मतलब अनंत। गुणनखंड के, है ना, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड थे वो सीमित थे, उन्हें हम गिन सकते थे। लेकिन गुणज क्या होते हैं? असीमित होते हैं, अनंत होते हैं, उनको हम नहीं गिन सकते, है ना। तो अगर आपको कोई 2 के गुणज पूछे, यहाँ पर मैंने लिखा 5 गुणज, तो आपको 5 ही बताने हैं। 10 गुणज लिखूंगा तो 10 ही बताने हैं, है ना। लेकिन 1000 गुणज पूछूंगा तो आप लिख सकते हो क्या 1000 गुणज एक एक संख्याओं के? नहीं लिख सकते ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक संख्या के असीमित गुणज होते हैं, है ना। अगला पॉइंट है, किसी संख्या का गुणज उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। गुणनखंड क्या थे? गुणनखंड जो है उसके बराबर और उससे छोटे थे। लेकिन गुणज देखो, ये 1 के बराबर है, फिर इससे सारे बड़े हैं। 2 2 के बराबर है, फिर इससे सारे बड़े हैं। 3 3 के बराबर है, फिर इससे सारे बड़े हैं। बात समझ में? अगला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है? किसी संख्या का गुणज जो होता है वो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है ना। अब अगला जो हमारा पॉइंट है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर, वो क्या होता है उसे भी आप समझ लो। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 6 और 8। अब इसको समझना, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड देखने, किस किस के? 6 और 8 के। और हमें क्या देखना है, इसके जो भी गुणनखंड होंगे वो उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें 6 को देखना है, ठीक है। तो 6 यहाँ लिखना भूल गए अपन यहाँ। तो 6 देखते हैं, 6 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब जिसके पहाड़े में आता है ना। तो 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 4 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है ना। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या पता करना है कि ये इन सबको अगर हम जोड़ दे तो वो क्या इसका दुगुना होगा। 6 का दुगुना मतलब 6 का 2 से गुणा, दुगुना मतलब 2 से गुणा, 6 का दुगुना यानी 6 का 2 से गुणा। तो 6 इंटू 2 यानी 6 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर अगर ये संख्या 12 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 और 4 10, 10 और 3, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर 4 के पहाड़े में 6 नहीं आएगा, इसको हटा दो, है ना। तो 4 इसका गुणनखंड नहीं है। तो इनको जोड़ने पर 12 आना चाहिए, नहीं 12 आना चाहिए। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। देखो इनको जोड़ने पर कितना आया? 12, यानी ये एक परफेक्ट नंबर है। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ जो ये निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू।